अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास टॉपिक है, हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करना है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने मजीद अल्कोहल्स के रिएक्शंस के बारे में अब डिस्कस करना है। अब अल्कोहल्स में हमारे पास जो अगला रिएक्शन है, वो हमारे पास अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमने अल्कोहल की क्या कर दी है? हमने अल्कोहल की कर दी है डिहाइड्रेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कर दिया है। रिमूवल ऑफ H2O इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। लीजिए अब जरा रिएक्शन को समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमने टेम्परेचर को बदल बदल के जो है ना, वो कर दी है, डिहाइड्रेशन कर दी है। ठीक है जी। और हमारे पास प्रोडक्ट भी बदल जाएगी, और वो प्रोडक्ट कैसे बदलती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जरा देखिएगा, ये हमारे पास कौन सी अल्कोहल है? HCH2 CH2OH। ये हमारे पास है जी इथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। ये हमारे पास है CH3 और ये हमारे पास है CH2OH। ये H को जरा मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया? आपने कर दी है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, वो हम यहाँ पे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यानी कि आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा टेम्परेचर भी होता है, वो भी अभी हम देखते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे ना, ये एक मैंने पहला रिएक्शन लिखा है, अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाई। तो अब मैं साथ ही दूसरा रिएक्शन भी लिख देता हूँ, ताकि मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूँ और आपको बात का बता सकूँ कि किस तरह आपके पास प्रोडक्ट बन रही है और कैसे, कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। ये चीजें जरा देखिएगा। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है CH3CH2OH। ठीक हो गया। ये मैंने इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिखा है। इसी तरह मैंने एक और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख लिया है। ठीक है जी। ये मैंने दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिख लिया है। आपने इसकी इथाइल अल्कोहल की क्या कर दिया? आपने इथाइल अल्कोहल की अभी भी डिहाइड्रेशन ही कर दिया। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लो जी। अब जरा देखिएगा, ऊपर वाले रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर कितना किया जी? ऊपर वाले रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर रखा है जी 180 डिग्री सेल्सियस, और नीचे वाले रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर रखा है जी 140 डिग्री सेल्सियस। और ये ऊपर भी डिहाइड्रेशन है और ये नीचे भी डिहाइड्रेशन ही है। लेकिन ऊपर टेम्परेचर कितना है? 180, और नीचे टेम्परेचर कितना है? 140। अब प्रोडक्ट जहाँ पे बदल जाएगी, चूंकि टेम्परेचर बदल गया है। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगी और क्या बनेगी, उसको जरा देखिएगा। ऊपर टेम्परेचर, ऊपर वाले रिएक्शन में टेम्परेचर ज्यादा है और नीचे वाले रिएक्शन में टेम्परेचर कम है। तो जब आपका टेम्परेचर ज्यादा हो ना, तो पर मॉलिक्यूल दो बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस है। ये देखिए ना, ये एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल में से एट अ टाइम दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है जी। अब पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। क्यों पर मॉलिक्यूल दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है इसकी निस्बत। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, क्या बनेगी? H2O, वाटर बनेगा। अब जब ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इसके कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी।
और जब ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी, दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गई है, ये हमारे पास इथीन प्रोडक्ट बन गया है। ये आपने बात याद रखनी है कि जब 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनती है, इथीन। अब नीचे वाला टेम्परेचर ऊपर वाले टेम्परेचर की निस्बत कम है, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। ये देखना, तभी तो मैंने इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, क्योंकि हमने वाटर तो निकालना है। तो वाटर निकालने के लिए हमें H और OH चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिखे हैं। क्यों दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है, पर मॉलिक्यूल एक बॉन्ड ब्रेक होगा। और वो कैसे होगा, एक मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पर मॉलिक्यूल एक एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जहां से OH और जहां से H निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा H2O वाटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो होनी थी। तो अब पीछे आपके पास क्या बचा है, CH3CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप बचा है, यानी कि C2H5 ग्रुप बचा है। और क्या बचा जी, और ये वाला ऑक्सीजन बचा है, ये आपके पास आ गया जी ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, इथाइल ग्रुप C2H5। ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनी है, ये हमारे पास है जी डाई इथाइल ईथर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि टेम्परेचर बदलो तो हमारे पास प्रोडक्ट बदल जाती है। 180 डिग्री सेल्सियस पे इथीन प्रोडक्ट बनेगी, 140 डिग्री सेल्सियस पे डाई इथाइल ईथर बनेगा। 180 पे पर मॉलिक्यूल दो बॉन्ड ब्रेक होंगे क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। 140 डिग्री सेल्सियस पे पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल का, और वो अल्कोहल का किसके साथ है, वो हमारे पास है अल्कोहल का रिएक्शन हमने करवाना है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। ठीक है जी, एक्स का मतलब होता है हैलाइड। अच्छा, आपने एक बात हमेशा याद रखिए, सल्फर या तो दो बॉन्ड बनाता है या फिर चार बॉन्ड बनाता है या फिर 6 बॉन्ड बनाता है, जबकि फॉस्फोरस आपके पास जो है ना, या तो 3 बॉन्ड बनाता है या फिर 5 बॉन्ड बनाता है। तो आप ये देखिए, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास है जी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 है, और एक हमारे पास है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि क्या है, PCl5 है। अच्छा, रिएक्शन करने से पहले आपको मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन जो आपके पास होता है ना जी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि फॉस्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। एक ये क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन है और एक ये क्लोरीन है। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है जी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड ट्राइक्लोराइड। ठीक हो गया। हर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से क्या है, फॉस्फोरस से ज्यादा है। और फॉस्फोरस के ऊपर डेफिनेटली बात है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो डेफिनेटली बात है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा क्लोरीन अपने पास रखेगा और फॉस्फोरस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारे पास जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ये हमारे पास होता है जी PCl5। ये हमारे पास होता है जी क्लोरीन, एक ये क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन है और ये हमारे पास एक ये क्लोरीन है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप है। अब मैं आपको पहले इसमें बता देता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में बता देता हूँ कि ये जो इसके साथ हैलोजन अटैच है ना, इन तीनों हैलोजन्स की नेचर जो है ना वो सेम है। यानी कि अगर आप फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड में से अगर एक हैलोजन को निकालोगे
तो आप बाकी दो को भी निकाल लोगे क्योंकि इन तीनों की नेचर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड में से एट अ टाइम तीनों हेलोजन्स बाहर निकलते हैं क्योंकि तीनों की नेचर क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करूं या फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ये तीन हेलोजन्स का ग्रुप बना हुआ है, इन तीनों की नेचर सेम है। और एक इन दो हेलोजन्स का ग्रुप बना हुआ है, इन दोनों की नेचर सेम है। अगर आप पूछे वो कैसे, तो आप देखें ना, ये दो हेलोजन्स की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये तीन हेलोजन्स की बॉन्ड लेंथ छोटी है। इन तीन हेलोजन्स की बॉन्ड लेंथ सेम है, इन दो हेलोजन्स की बॉन्ड लेंथ सेम है। तो ये दो ग्रुप बने हुए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ कम है और इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड में से कौन से हेलोजन्स पहले बाहर निकलेंगे, तो आप कहेंगे कि ये वाला हेलोजन पहले बाहर निकलेगा। अगर ये वाला हेलोजन पहले बाहर निकलता है तो फिर ये वाला भी हेलोजन पहले बाहर निकलेगा क्योंकि इन दोनों की नेचर क्या है, सेम है। क्यों ये दोनों हेलोजन पहले बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है। जब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो तो वो जल्दी से ब्रेक होता है और वो जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड हो तो पहले ये दो हेलोजन बाहर निकल आते हैं क्योंकि इन दोनों की नेचर सेम है, क्योंकि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये पहले बाहर निकलेंगे। अगर आपने इनको भी बाहर निकालना है तो ये तीनों बाहर निकलेंगे, एक नहीं बाहर निकलेगा। यानी कि इन तीन हेलोजन्स का एक ग्रुप है और इन दो हेलोजन्स का एक ग्रुप है, दो ग्रुप है यहाँ पे। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं रिएक्शन अब करके दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ये हमारे पास है जी CH3 CH2OH। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। मैंने क्या किया है, मैंने इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया है PCl3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया। अब क्या होगा कि इस वाले कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे कि मैंने शो किया हुआ है। तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जबकि फॉस्फोरस के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहां से क्लोराइड Cl नेगेटिव आएगा और वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और वहां से क्लोराइड जो निकलेगा उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। ठीक हो गया, यहां से Cl नेगेटिव लिखना था। अब मैंने आपको अभी बताया कि जब आपके पास फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड हो तो इन तीनों हेलोजन्स की नेचर सेम होती है। अगर आपने एक हेलोजन को बाहर निकालना है तो बाकी दो को भी बाहर निकाल दो क्योंकि ये इन तीनों की नेचर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक हेलोजन अटैच किया तो ये तीन हेलोजन्स बाहर निकले हुए हैं। तो इनको थड़ी करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थड़ी लगा दूंगा कि ये तीन हेलोजन आए थे वो इनके साथ अटैच हो गया, इनके साथ इथाइल ग्रुप के साथ। तो इथाइल ग्रुप भी कितने हैं, तीन। तो इथाइल ग्रुप यहाँ पे तो तीन है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी थड़ी लगाना पड़ेगा। अब पीछे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बची है, अब पीछे हमारे पास सॉरी क्या रिएक्टेंट बचा है, हमारे पास बचा है जी H3O3 और एक बचा हुआ है फॉस्फोरस, बस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, क्या प्रोडक्ट बनेगी, H3, तीन H बचे हुए थे और तीन ही ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस है। हमारे पास बनेगा H3PO3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉस्फोरस एसिड। ये आपने बात याद रखनी है, ये हमारे पास है फॉस्फोरस एसिड है। ठीक है जी, बड़ा इजी रिएक्शन है, आपको समझ आ गई होगी। अगला रिएक्शन देखिएगा, अगला क्या है, और ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। अगला रिएक्शन देखिएगा, हमारे पास है जी CH3
CH2OH। इसका मैंने रिएक्शन करवाया है PCl5 के साथ। ठीक हो गया, ये PCl5 है। PCl5 जब होता है तो उसमें से 2 क्लोरीन फौरन से पहले बाहर निकलते हैं क्योंकि उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। ठीक है जी, ये वाले 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे और ये वाले जो 2 क्लोरीन है ये कहाँ पे मौजूद है, एक्सियल पोजीशन पे मौजूद है। और ये जो क्लोरीन है ये कहाँ पे मौजूद है, इक्वेटोरियल पे मौजूद है। तो अब देखिएगा कैसे रिएक्शन होता है। हमारे पास होगा इस कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो जहां से 2 क्लोराइड निकले हैं उनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या करेंगे कि एक क्लोराइड जो है ना वो तो कार्बन को दे देंगे, जहां से कितने क्लोराइड निकले थे 2। एक ऐसा करते हैं कार्बन को दे देते हैं क्योंकि कार्बन के ऊपर आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ज्यादा बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। यहां से कितने क्लोराइड निकले हैं 2, अभी हमने एक इस्तेमाल किया। अच्छा, जब यहां से 2 क्लोराइड निकलेंगे तो फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड की वैकेंसी होगी, 2 बॉन्ड की वैकेंसी होगी ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से जो हमने 2 क्लोराइड निकाले थे ना, एक तो हमने दे दिया कार्बन को, एक क्लोराइड हम दे देते हैं हाइड्रोजन को। अगर हम हाइड्रोजन को देंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये याद कर किया है, क्यों किया, क्योंकि जब यहां से 2 क्लोराइड निकले थे तो फॉस्फोरस के पास 2 बॉन्ड की वैकेंसी थी। अब फॉस्फोरस कहता है अगर आपने मेरे 2 बॉन्ड ब्रेक करवाए हैं तो 2 बॉन्ड बनवा के भी दो। तो हमने क्या किया, एक क्लोराइड कार्बन को दे दिया, एक क्लोराइड हाइड्रोजन को दे दिया, ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के लिए रख लिया। क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड की वैकेंसी है, 2 बॉन्ड की वैकेंसी है। तो ये फॉस्फोरस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा POCl3। 3 क्लोरीन तो अटैच ही थे, ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी है, ये है इथाइल क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड और ये हमारे पास है फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 रिएक्शन मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। एक मैंने डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिस्कस किया है और एक मैंने आपके साथ रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड डिस्कस किया है। जो इससे अगला रिएक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है। इंशाल्लाह हम उसको अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको अल्कोहल्स, फिनोल, ईथर के रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो आप काइंडली प्ले लिस्ट में चले जाया करें, वहां पे मैंने हर लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आपको प्ले लिस्ट में इजीली हर लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है जी, अगर तो आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाजमी इसको शेयर करें, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर फिर भी कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।